हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सब कैसी चल रही है सब बताना कमेंट्स में मुझे, ठीक है? हम लोग ने, जैसा कि आपको पता है, हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हमारा लेसन नंबर 7, जिसका नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जिसका हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में प्लांट ग्रोथ वाला टॉपिक कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है? प्लांट ग्रोथ वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो ये है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में कि कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर। आप लोगों को पता होगा ह्यूमंस के अंदर, जैसे एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स जरूरी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये सारे मिनरल्स हमारे लिए जरूरी है। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा मेरे बॉडी में तो मेरे जो दांत है वो कमजोर हो जाएंगे, मेरी जो हड्डियां है वो कमजोर हो सकती है। सही बात है, ठीक है? वैसे ही प्लांट्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए कौन कौन से मिनरल्स जरूरी होते हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीजें बता देता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाओ प्ले स्टोर पे सर्च करो JR ट्यूटोरियल्स, वहां पे आपको इसी चैनल के लोगो की तरह एक लोगो दिखेगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। हमारे राहुल सर का लोगो है, ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर लेना। उसमें फ्यूचर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। आपका जो नोट्स है वो भी उस पर अपलोड होगा, तो डाउनलोड करके रख लो यार, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और बात बताओ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप ये इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्टली मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे से कोई डाउट है आपके इस रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हो, ठीक है? वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ इस इंस्टाग्राम चैनल पे, तो आप जरूर से आके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है? इतनी बातें क्लियर है? तो आज मैं चालू करने जा रहा हूं मिनरल्स न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। ठीक है, मिनरल्स न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट के लिए। जैसे एनिमल्स के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा मिनरल्स एसेंशियल होता है। ठीक है, मिनरल्स कितने टाइप के हो सकते हैं वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखो, जनरली हम लोग को ये पता है, ये वाला पोर्शन मिटा दूं मैं, ओके, ये वाला थोड़ा सा पोर्शन मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझानी है। तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? हम लोग को पता है कि जो रूट्स है, लास्ट वाले लेसन में हम लोग ने पढ़ा है ना कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है भैया? वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो कौन कौन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कितने मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। टोटल हमको पता है कि इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सही बात है, दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 118 एलिमेंट। हालांकि ये नंबर आज के टाइम पे बढ़ चुका है, लेकिन आपकी बुक में इतना ही इंक्लूड किया तो आपको भी इतना ही पढ़ना है। आज के टाइम पे जो एलिमेंट्स के नंबर्स है वो अराउंड 127 हो चुके हैं, लेकिन आपको 118 ही ध्यान में रखना है। इस 118 में से, ठीक है, इस 118 एलिमेंट्स में से 36 टू 40 एलिमेंट्स, ठीक, कितने? 36 टू 40 एलिमेंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, प्लांट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। ठीक है, अब ये सारे के सारे जरूरी है क्या? नहीं, सारे के सारे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक प्लांट है, दिस इज द प्लांट, ठीक है, ये किसी गोल्ड माइन के पास प्रेजेंट है। गोल्ड माइन समझते हो, जहां पे सोने की खान होती है जो, तो उसके पास प्रेजेंट है। तो ये प्लांट्स के जो रूट होते हैं ना, ये गोल्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये गोल्ड्स के एलिमेंट को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। हालांकि गोल्ड इनके लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट इनको भी ये क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। या आर्सेनिक को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं बच्चों, लेकिन ये सारी चीजें इनके लिए जरूरी नहीं है। सो देयर आर सम एलिमेंट जो एसेंशियल है और देयर आर सम एलिमेंट जो नॉन एसेंशियल है। लेकिन टोटल एब्जॉर्प्शन कितने एलिमेंट्स का हो सकता है? 36 टू 40। कभी कभी ये नंबर 60 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन का नंबर कभी कभी 60 तक भी जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में 36 टू 40 दिया तो आपको उतना ही लर्न करना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो मेरे अंदर अगर कोई मुझे मिनरल नहीं मिलेगा तो मेरे अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे मैंने अभी कैल्शियम का एग्जांपल दिया था ना, तो अगर मेरे बॉडी में कैल्शियम नहीं रहा, ठीक है, मेरे बॉडी में एकदम कैल्शियम खत्म हो चुका है, तो मेरे जो टीथ है, ठीक है, वो डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेरे अंदर जो बोन्स है वो वीक होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर अगर कैल्शियम कम हो गया, तो ये सारी क्या है? बीमारियां हैं। सही, ये सारी क्या है? बीमारियां हैं जो किसी मिनरल्स के कम होने की वजह से हो रही हैं। ठीक है, जो क्या है? किसी मिनरल्स के कम होने की वजह से हो रही है। तो अगर मुझे प्लांट्स के अंदर पता लगाना है, अगर मुझे एक प्लांट के अंदर देखना है कि भैया इसके अंदर अगर ये मिनरल की वजह से कौन सी चीजें हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कैल्शियम अगर मैं डाल रहा हूं, ठीक है, तो कैल्शियम की वजह से ये सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपली उसके लिए एक टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है
हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इस टेक्निक का नाम क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग करेंगे क्या? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टेक्निक। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स है, इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट अ सॉइल। ठीक है, हम लोग प्लांट को ग्रो करेंगे बिना सॉइल के। ठीक है, बिना सॉइल के। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो सॉइल्स में बहुत सारे टाइप के मिनरल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो कोई भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर का कंटेनर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दिस इज द कंटेनर, ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर आपको फिल कर देना है वाटर। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन फिल क्या कर देना है? वाटर। तो ये मैंने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, वाटर कैसा होना चाहिए भैया? वाटर विल मस्ट बी डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, वाटर कैसा होना चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या होता है? ऐसे वाटर जिसके अंदर पहले से कोई मिनरल्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ऐसे वाटर जिसके अंदर पहले से कोई मिनरल्स प्रेजेंट ना हो। प्योर सिर्फ और सिर्फ H2O ही होना चाहिए और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब डिस्टिल्ड वाटर आप कहां से लेके आओगे? सिंपली जो हम लोग देखते हैं ना कि वाटर को क्या करो, गर्म करो। ठीक है, तो वाटर वेपर बनेगा, उस वाटर वेपर को कंडेंस कर दो, तो वहां पे जो पानी बनेगा वो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है, वो पानी क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा, जिसके अंदर और भी पहले से कोई मिनरल्स प्रेजेंट ना हो, क्योंकि हम लोग को मिनरल्स ही तो टेस्ट करना है। फिर क्या करो, इस पानी के अंदर एक पेड़ लगा दो। ठीक है, ये पेड़ अलग कलर से बनाते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द ट्री। ठीक है, और इसके ये रूट्स हैं। ये क्या है? इसके ये रूट्स हैं। अब रूट्स का फंक्शन क्या है भैया? वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब उसको वाटर तो यहां से मिल जा रहा है। ठीक है, उसको वाटर तो यहां से मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको मिनरल्स कहां से मिलेगा? तो इसको हम लोग मिनरल्स एक पाइप के थ्रू देंगे। हियर इज अ पाइप। ठीक है, यहां से एक पाइप इंसर्ट करो। ठीक है, और इस पाइप के थ्रू हम लोग क्या देंगे? इसको मिनरल्स देंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि यार अगर इस प्लांट में अगर मैं पोटेशियम ना डालूं। ठीक है, पोटेशियम एक मिनरल है, जैसे हम लोग K+ से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे पता करना है कि इसके अंदर अगर पोटेशियम नहीं होगा तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी देखने मिलेगी। ठीक है, अगर इसके अंदर पोटेशियम नहीं होगा तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी देखने मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा, यहां से सारे के सारे मिनरल्स को डाल दूंगा। ठीक है, सारे के सारे मिनरल्स को डाल दूंगा, बस पोटेशियम को नहीं डालूंगा। ठीक है, पोटेशियम को नहीं डालूंगा, मतलब अब इसके पास पोटेशियम नहीं है, तो इसके पास पोटेशियम नहीं है मतलब इस प्लांट के अंदर हमको कोई बीमारी देखने मिलेगी। पोटेशियम की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे ना नॉर्मल प्लांट की वजह से, तो मैं उसको कंपेयर कर लूंगा कि अच्छा भैया इसके अंदर ये बीमारी देखने मिल रही है, नॉर्मल के अंदर ये देखने नहीं मिलती, इसका मतलब पोटेशियम का ये फंक्शन होता है प्लांट में। समझ में आई बात? जैसे अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम मेरे बॉडी में क्या करता है? हड्डियां मजबूत करता है। ठीक है, मेरे दांत को मजबूत करता है। तो अगर मैं कैल्शियम खाना ही बंद कर दूं, अगर मुझे देखना है कि कैल्शियम का क्या रोल है, मुझे नहीं पता है यार कि वो हड्डियां को मजबूत करता है, क्या मजबूत करता है, मुझे वो नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? कैल्शियम खाना बंद कर दूंगा। ठीक है, किसी एनिमल्स को कैल्शियम देना बंद कर दूंगा। कुछ टाइम बाद मुझे क्या देखने मिलेगा कि भैया इसकी जो हड्डियां है वो ब्रेकेबल हो गई है, टूट जा रही है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, इसकी जो दांत है वो भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे पता चलेगा अच्छा भाई कि कैल्शियम का ये रोल था बॉडी में। तो अगर मुझे किसी भी मिनरल्स का रोल पता करना है तो मैं जनरली क्या करूंगा, बस उसको इस कंटेनर के अंदर नहीं डालूंगा। तो अगर मैं पोटेशियम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता ना मैंने पोटेशियम का, तो अगर मैं पोटेशियम को नहीं डालूंगा इस वाटर के अंदर, तो क्या ये ये जो प्लांट है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा? पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो बीमारियां हो रही हैं पोटेशियम के बिना, वो मैं इजीली डिटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। समझ में इतनी बात? ठीक है, ऑल्दो यहां से एक और पाइप लगी रहती है जो एयर ट्रांसमिट करती रहती है। एयर भी तो जरूरी है। ठीक है, वरना रूट्स को एयर कहां से मिलेगा? तो एयर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्लांट्स के लिए। इतनी बातें क्लियर है? ये टेक्निक समझ में आ गया? ठीक है, ये टेक्निक समझ में आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स दो टाइप के होंगे, एक एसेंशियल मिनरल्स और एक नॉन एसेंशियल मिनरल्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 36 to 40 मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट, लेकिन सारे के सारे जरूरी नहीं है प्लांट के लिए। ठीक है, प्लांट जो होता है ना वो गोल्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन गोल्ड एसेंशियल नहीं है। ठीक है, गोल्ड जरूरी नहीं है प्लांट के लिए। सो देयर आर ओनली सर्टेन लिमिटेड, ठीक है, कुछ लिमिटेड ही एसेंशियल मिनरल्स है जो हम लोग को पढ़ना है। कितने एलिमेंट्स हैं? तो टोटल 17। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स है? टोटल 17 एलिमेंट्स है जो विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट। ठीक है, प्लांट के लिए सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल मिनरल्स कितने हैं? 17। और हम लोग को ये अच्छी बात है कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल मिनरल्स ही पढ़ने, नॉन एसेंशियल मिनरल्स को हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 17 याद रखना है। मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ निमोनिक्स हैं आपको याद कराने के लिए जो मैं लेकर आया हूं, और आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एसेंशियल मिनरल्स का मतलब क्या होता है। ध्यान दो, मिनरल्स विच आर
एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, एक प्लांट के ग्रोथ के लिए और एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनने के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन होने के लिए जो मिनरल्स बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, मतलब उनके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक है, उनके बिना काम चल ही नहीं सकता, ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एसेंशियल मिनरल्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सो इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल विदाउट देम, ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिनके बिना लाइफ साइकिल एक प्लांट की कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है, वो बीच में ही कहीं पे मर जाएगा अगर उसको वो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एसेंशियल मिनरल्स। अब मैं कैसे पता लगा सकता हूं यार कि कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया भी रखनी पड़ेगी, सही बात है, कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए ना कि हाँ भाई ये एसेंशियल है और ये नॉन एसेंशियल है। ऐसे तो गोल्ड भी आके बोले कि यार मैं भी एसेंशियल हूं, मुझे भी एसेंशियल में ले लो, ऐसा नहीं है ना। तो देयर आर सम क्राइटेरियाज जिसके वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। टोटल तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्या है, दे शुड बी एब्सोल्युटली नेसेसरी, जैसे मैंने अभी आप लोग को पिछले वाले स्लाइड में दिखाया ना कि दे शुड बी एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब वो जरूरी होने ही चाहिए, ठीक है, ऐसे मिनरल जो क्या होने चाहिए, जरूरी होने ही चाहिए, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। और तो और दे आर नॉट रिप्लेसेबल, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर ये मिनरल नहीं है मेरे पास तो चलो ये वाला मिनरल ले लेता हूं अपना काम इससे कर लेता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो मिनरल है वो नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, मतलब उसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको मेरे बायोलॉजी से ही समझ में आता है और किसी का बायोलॉजी से नहीं समझ में आता, सो आई एम नॉन रिप्लेसेबल ना, मैं रिप्लेसेबल नहीं हूं, सो मैं आपके लिए क्या हूं, एसेंशियल हूं। इतनी बात क्लियर है। और दे शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है, दे शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने एक ये डाल दिया अब वो कुछ और प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस की वजह से इसका प्लांट का भला हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। वो जो मिनरल है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट की लाइफ साइकिल में, ठीक है। जैसे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको डायरेक्टली बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको ईवीएस पढ़ाने लगता और बोलता कि यार ईवीएस रिलेटेड बायोलॉजी से, तो आप वो तो इनडायरेक्टली हो जाता ना, ठीक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, सो दे शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये 3 क्राइटेरिया है, अगर कोई भी मिनरल्स ये 3 क्राइटेरिया पूरी करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसेंशियल मिनरल्स, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसेंशियल मिनरल्स या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इतनी बातें क्लियर है। कौन कौन से हैं, एक एब्सोल्यूट नेसेसरी, दे शुड बी एब्सोल्यूट नेसेसरी, ठीक है, दे आर नॉट रिप्लेसेबल, उनकी जगह हम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते, और वो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब देखो मैंने कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बताया आप लोग को, टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, 17 एसेंशियल मिनरल्स है। अब उनको हम लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ने क्या किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से 2 पार्ट है, आओ देखते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे माइक्रो या फिर मैक्रो, ठीक है, 2 चीजें होंगी, एक माइक्रो और एक होगा मैक्रो। तो मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आपके बॉडी के अंदर, आपके तो नहीं प्लांट के बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, आप यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ ना मैक्रो न्यूट्रिएंट। वैसे ही अगर कोई भी जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, कोई भी मिनरल्स है, अगर वो आपके बॉडी में या प्लांट की बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, समझ में आ रही बात। मैक्रो न्यूट्रिएंट साइज में बड़ा नहीं होगा, ठीक है, साइज में बड़ा, यहां साइज की बात नहीं हो रही है। मैक्रो का मतलब होता है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, कि ज्यादा क्या चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए। कितना क्वांटिटी में चाहिए तो आपको पता होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 10 मिलीमोल्स पर kg ऑफ ड्राई मैटर। व्हाट इज ड्राई मैटर? अब ड्राई मैटर क्या है, देखो जितने भी सेल्स है, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे सेल्स में भी, हमारे बॉडी में भी 70 to 75% क्या है, वाटर भरा हुआ है। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के बॉडी में तो 90 to 95% वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो आप वाटर को अलग कर दो, ठीक है, वाटर को अलग कर दो, जो भी चीज बची ना प्लांट के अंदर वो क्या है, ड्राई मैटर। तो अगर मैं बात करूं मैक्रो न्यूट्रिएंट की, अगर मैं बात करूं मैक्रो न्यूट्रिएंट की, तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, अराउंड
10 मिलीमोल्स, ठीक है, मोल समझते हो ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, मतलब 1 केजी ऑफ ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल से ज्यादा अगर कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। इट शुड बी मोर देन, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी मोर देन 10 मिलीमोल्स ऑफ पर केजी मैटर, ठीक है, ड्राई मैटर, पर केजी ड्राई मैटर। अगर 1 केजी ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल से ज्यादा कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब देखो ये 17 है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं टोटल, 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, 9, तो टोटल 17 है, ये 9 है तो बचे कितने, 8, तो माइक्रो क्या हो जाएंगे, 8। माइक्रो क्या है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है, ये ज्यादा था 10 मिलीमोल से, तो ये क्या है, लेस, इट शुड बी लेस देन 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। समझ में इतना, ठीक है, बहुत इजी है। क्या था, सिंपल सा है ना। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के हैं, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के हैं। टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 17, जिसमें 2 टाइप मैंने डिवाइड कर दिया। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए। कितनी कम क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो, मोर देन 10 मिलीमोल्स पर केजी, ठीक है, पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अगर एक ड्राई मैटर के 1 केजी ऑफ ड्राई मैटर के में 10 मिलीमोल से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर 10 मिलीमोल्स, ठीक है, पर केजी ऑफ ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल से कम न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। कितने हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, कितने हैं 9, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं 8। अब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो 9 के 9 न्यूट्रिएंट्स आपको याद करने हैं। माइक्रो में भी 8 के 8 न्यूट्रिएंट्स आपको याद करने हैं, तो टेंशन मत लो, मैं आपके लिए कुछ निमोनिक्स बना के लेके आया हूं, उसे लिख लेना अपनी बुक में, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ याद करते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट को, ठीक है, याद करते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट को। तो इसको आपको एक निमोनिक से याद करना है, ठीक है। निमोनिक क्या है, निमोनिक है कौन पैरासिटामोल पीसेगा, ठीक है, कौन पैरासिटामोल पीसेगा। पैरासिटामोल पता है ना, एक दवाई होती है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीसीएम। तो कौन पैरासिटामोल पीसेगा, कौन पैरासिटामोल पीसेगा। इससे क्या हो जाएगा, सी से कार्बन, ठीक है, सी से याद हो जाएगा कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ठीक है, ओ से ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, ठीक है, पी से फॉस्फोरस, सी से कार्बन, एम से मैग्नीशियम, लास्ट एक और बार पी है। देखो यहां पे एक पी था फॉस्फोरस के लिए, एक पी आपको यूज करना है पोटेशियम के लिए, लेकिन पोटेशियम का जो सिंबल होता है उसे हम लोग दिखाते हैं के प्लस से, ठीक है, उसको हम लोग किससे दिखाने वाले हैं, के प्लस से, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग बोलते कैसे हैं, पोटेशियम, उसका स्पेलिंग भी कैसा होता है, पी से स्टार्ट होता है, उसको मैंने पी से लिखा है क्योंकि निमोनिक ऐसा है ना, पीसेगा, तो आपको पी से याद क्या रखना है, पोटेशियम। इतनी बातें क्लियर है। और लास्ट एच से हमारा सल्फर। तो इतने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद रखने हैं, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। कौन पैरासिटामोल पीसेगा, कौन CHON, जिससे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फिर पी से फॉस्फोरस, कार्बन, और यह हमारा क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम। उसके बाद क्या है, पीसेगा, ठीक है, पी क्या है हमारा पोटेशियम, और एस क्या है हमारा सल्फर। सिंपल है, ठीक है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट याद हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हो गए, 9, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट समझ में आ गया, 9 याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्या हमारा, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने क्या बताया अभी आप लोग को, जिसमें अगर एक ड्राई मैटर, ठीक है, 1 केजी ऑफ ड्राई मैटर है तो उसमें 10 मिलीमोल्स, ठीक है, 10 मिलीमोल से अगर कम वो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कम मिनरल्स, ठीक है, तो 10 मिलीमोल से अगर कम मिनरल प्रेजेंट है पर ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट, तो उसे मैं क्या कहूंगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इतनी बातें क्लियर है, अभी बताया ना मैंने आप लोग को। तो इसमें भी आपको निमोनिक याद रखना है। देखो क्या है, यहां देखो थोड़ा सा दर्दनाक सा निमोनिक है, क्या है, मोहब्बत जान मन, ठीक है, क्या याद करो, मोहब्बत जान मन क्यों निकाल फेंका, ठीक है, मोहब्बत जान मन क्यों निकाल फेंका। अब देखो ये माइक्रो है ना, इसकी कोई इज्जत नहीं है, छोटा सा है ना, तो इसको निकाल के फेंक दिया, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एम से आपको याद रखना है मॉलिब्डेनम,
ठीक है। बी से आपको याद रखना है बोरॉन, जेड से आप लोग याद रखना है जिंक, ठीक है। एम से एमएन से याद रखना है आपको मैंगनीज, ठीक है। सीयू से क्या होता है कॉपर, एनआई से क्या होता है निकल, सीएल से क्या होता है क्लोरीन और एफई से क्या होता है आयन, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो मोहब्बत जान मन क्यों निकाल फेंका, ठीक है। मॉलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, निकल, क्लोरीन और आयरन, ठीक है। सिंपल है, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल कितने 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो आपको ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट को याद रखना है। कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा मैंने आपको बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट में, अगर मैं आपको बात करूं तो आपको यह याद रखना है कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, मैंगनीज, उसके बाद क्या है हमारा पोटेशियम और सल्फर, ठीक है। ये हो गए। और अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो माइक्रो में आपको कौन कौन से याद रखने हैं, मॉलिब्डेनम, ठीक है, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, सीयू यानी क्या होता है कॉपर, हमारा निकल, क्लोरीन और एफई, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। निमोनिक्स आपको बता दिया, उस निमोनिक्स को क्या कर लो, लिख लो अपनी बुक में, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, फंक्शंस। अब मैंने आपको इतने सारे मिनरल्स तो बता दिए, लेकिन वो मिनरल्स कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है किस किस बॉडी में, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो कुछ ही आपके बुक में सिर्फ कुछ ही दिए हुए, तो आपको भी सारे नहीं पढ़ने, कुछ 5-6 ही जो मिनरल्स है उसके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे पहला है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इट रिक्वायर हाई रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके बॉडी में चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो नाइट्रोजन है उससे डीएनए भी फॉर्म होता है। डीएनए में आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ATGC आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। सो वो नाइट्रोजन बेसिस का भी जो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसमें भी अगर आपको डीएनए, अब डीएनए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल के अंदर ही प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई भी बड़ा एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो और चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। तो सब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या जरूरी है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन कैसे मिलता है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि कैसे नाइट्रोजन एयर से हम लोग लेते हैं और कैसे वापस उसको एयर में ट्रांसफर करते हैं। ये सारा एक नाइट्रोजन साइकिल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है, इसी लेसन में। तो इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे टिश्यूज जो क्या होने लगते हैं, कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आप ही बताओ, जब एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, वो आगे चल के डिवाइड होगा 2 सेल में, ठीक है। एक सेल आगे चल के डिवाइड होगा 2 सेल में, तो इसके पास जो डीएनए है उसको भी तो रेप्लिकेट होना पड़ेगा, ठीक है। इसके पास जो डीएनए उसको भी तो रेप्लिकेट होना पड़ेगा, और जब डीएनए रेप्लिकेट होगा मतलब एक नया डीएनए फॉर्म होगा, तो आपको और भी ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेसिस चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तभी तो एक नया डीएनए फॉर्म होगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, देखो प्रोटीन बना हुआ किससे, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, सॉरी अमाइनो एसिड से बना हुआ है, आई एम सॉरी। प्रोटीन्स किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आप लोग ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला होता है, यहां पे एक COOH, ठीक है, यहां पे एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ होता है, और यहां पे एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है NH3, ठीक है। यहां पे एक H का मॉलिक्यूल और यहां पे एक R का मॉलिक्यूल। R मतलब क्या, आप यहां पे कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा लो, ठीक है, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा लो। ये एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड का। और अमाइनो एसिड की ही चेन को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और वो क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो देख रहे हो अमाइनो एसिड में भी नाइट्रोजन लग रहा है, ठीक है। अमाइनो एसिड में भी क्या लग रहा है, नाइट्रोजन लग रहा है। इसीलिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स फॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड मैंने अभी आप लोग को बताया था ना, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए भी किससे बना हुआ है, डीएनए भी किससे बना हुआ है, हमारे नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ है ना, नाइट्रोजन बेसिस लगते हैं ना, और आरएनए में भी सेम नाइट्रोजन बेसिस लगते हैं। तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। तो नाइट्रोजन के छोटे छोटे फंक्शन समझ में आ गए। दूसरा हम लोग को पता करना है फॉस्फोरस का फंक्शन, ठीक है। फॉस्फोरस कहां पर यूज होता है, तो सबसे पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, चाहे प्लांट्स की बात करो चाहे एनिमल्स की बात करो, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सब की सब किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। याद करो, ठीक है। एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड,
ठीक है, मतलब लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फास्फोलिपिड हमेशा डबल लेयर्ड होती है, याद है आपको, फास्फोलिपिड हमेशा डबल लेयर्ड होती है, क्योंकि ये जो लिपिड वाला मॉलिक्यूल है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी से डर लगता है, ठीक है, ये कभी भी पानी कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा पोजीशन है, इसको मैं लिपिड बोल रहा हूं, और यहां पे एक क्या लगा हुआ है, फास्फोरस लगा हुआ है, इसको मैं क्या कहूंगा, फास्फोलिपिड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सिर्फ एक चेन फॉर्म करता, सिर्फ एक लेयर बनाता, तो यहां पे भी एक आ जाता लिपिड और यहां पे भी एक फास्फोरस आता था, तो यहां से भी पानी का अटैक हो सकता है, ठीक है। अब सेल है ना, सेल के अंदर तो वाटर प्रेजेंट होगा, तो यहां से भी वाटर आ सकता है और यहां से भी क्या आ सकता है, वाटर आ सकता है। लेकिन ये जो लिपिड वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये जो लिपिड वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, इसको पानी पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगा पता है, ये डबल लेयर फॉर्म करेगा, ध्यान दो, ये क्या फॉर्म करेगा, डबल लेयर फॉर्म करेगा, यहां से एक लिपिड और बनाएगा, ठीक है, और यहां पे एक फास्फोरस और अटैच कर देगा। अब देखो यहां से भी वाटर आया तो फास्फोरस झेल रहा है, यहां से भी वाटर आया तो कौन झेल रहा है, फास्फोरस झेल रहा है, और बीच में हमारा लिपिड पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिपिड वाला पोर्शन बच गया। इसीलिए जो फास्फोलिपिड की लेयर होती है ना, वो हमेशा डबल लेयर्ड होती है, याद रखना हमेशा, फास्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो हमेशा कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। और इसमें क्या लगा हुआ है भैया, फास्फोरस लगा हुआ है, इसलिए फास्फोरस हमेशा सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया ना, न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए या फिर आरएनए आर दी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए आर दे न्यूक्लिक एसिड। किससे बना हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड से, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड भी तीन चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड भी कितनी चीजों से बना हुआ होता है, तीन चीजों से बना हुआ होता है, याद करो, लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं, एक होता है राइबोस शुगर, कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो यही राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाता है, सही है, मतलब एक ऑक्सीजन उस स्ट्रक्चर में से निकाल दो तो वो डीऑक्सी हो गया, सॉरी, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो वो क्या होगा, डीऑक्सी, और अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी नहीं होगा, मतलब वो नॉर्मल क्या होगा, राइबोस शुगर। तो एक राइबोस शुगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया दैट इज नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट्रोजन बेसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस, याद करो, अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो ATGC आर द नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है, जिसमें से A और G हमारा क्या है, प्यूरिन्स है, और T और C क्या है, हमारा पिरिमिडीन्स है, ठीक है, पढ़ा है ना आप लोग ने, 9th स्टैंडर्ड में ही था ये सब। तो ATGC ये हो गया डीएनए की बात। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो ये जो T है ये रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल से, ठीक है। सो दीज आर द नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन बात हो रही है फास्फोरस की, तो फास्फोरस कहां पे लगता है, तो ये दो कंस्टिट्यूएंट तो अभी हम लोगों को समझ में है। जो तीसरा कंस्टिट्यूएंट होता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला H3PO4, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे डीएनए और आरएनए फॉर्म करने के लिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट ना, कि न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फोरस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हाँ ये मैंने बताना भूल गया कि ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, NO3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं फास्फोरस की तो ये H2PO4 माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, मतलब ऐसे दो हाइड्रोजन लूज हो गए, सो दीज आर द माइनस का सिंबल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। सो नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब क्या, कि जहां ऐसे रिएक्शंस जहां से एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल निकल रहा हो, ठीक है, जहां से एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल निकल रहा हो। और यहां पे एक और पॉइंट ऐड कर लो, हमारे एटीपी के अंदर, हमारे एटीपी के अंदर, एटीपी को बनाने में भी फास्फोरस का बहुत ही ज्यादा हाथ है, ठीक है, बहुत ही बड़ा हाथ है। तो मैं अभी आपको बताता हूं एटीपी और फॉस्फोराइलेशन एक ही साथ समझा देता हूं आपको, ठीक है। तो देखो एटीपी का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। एटीपी का हम लोग को स्ट्रक्चर पता है, दैट इज एक एडिनोसाइन का ग्रुप होता है, ठीक है, एक एडिनोसाइन का ग्रुप होता है, ठीक है, और उससे 3 फास्फोरस के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। बचपन में हम लोग ने पढ़ा है ना, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, ठीक है, कि एक एडिनोस, फिर एक राइबोस, फिर एक 3 फास्फोरस का ग्रुप, ठीक है, 3 फास्फोरस का ग्रुप, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एटीपी,
ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ रिएक्शंस में कि जब एटीपी से मुझे एनर्जी निकालनी है, अगर मुझे एटीपी से क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है, तो मुझे इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला फास्फोरस है ना, इस बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, मुझे ब्रेक करना पड़ता है। जैसे ही मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, यहां से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, याद है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यहां से एनर्जी निकलती है। तो अगर मैं एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एटीपी को क्या कर रहा हूं, ब्रेक डाउन कर रहा हूं एनर्जी के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, एडीपी प्लस। ठीक है, देखो एटीपी था, इसमें से एक फास्फोरस निकल गया, तो अब क्या बचा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब क्या, दो फॉस्फेट, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। बचा क्या, एक आईपी निकल जाता है। ठीक है, व्हाट इज आईपी, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वाला जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल था ना, इनऑर्गेनिक है ना, तो इसको हम लोग आईपी लिख देते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसी रिएक्शन को, ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग फॉस्फोरिलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो यहां पे मैंने लिखा हुआ था। कहां गया, हाँ ये वाला फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब क्या, कि जहां पे ऐसे रिएक्शंस जहां पे फॉस्फोरस या तो ऐड होगा या तो रिमूव होगा, या तो ऐड होगा या तो रिमूव होगा। इसी में आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको एनर्जी मिली तो ये एडीपी वापस रिएक्ट कर देगा आईपी के साथ, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और ये वापस क्या फॉर्म कर देगा, एटीपी फॉर्म कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। इतनी बातें क्लियर है। सो फॉस्फोरस इसमें भी हेल्प करता है। तो ये दो समझ में आ गए। ठीक है, नाइट्रोजन समझ में आ गया और हमें फास्फोरस का भी फंक्शन समझ में आ गया। ऑलमोस्ट इतने फंक्शन बहुत है। ठीक है, मैंने शॉर्ट पॉइंट में लिखे, आप थोड़ा सा इसको सेंटेंस में बना के लिख देना, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड कहां गया, ओके। सो नेक्स्ट मुझे पता करना है पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम दैट इज हमारा K+। ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, हमारे K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला इसका फंक्शन है टर्जिडिटी। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या फंक्शन है, टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में समझाया था, दैट इज टर्जिड सेल क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, उसमें होता क्या है, देखो ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल। ठीक है, ये एक सेल है। अब ये सेल ना एकदम पिचका हुआ है। ठीक है, ये सेल क्या एकदम पिचका हुआ है। यहां पे इसकी मैं सेल मेम्ब्रेन बना देता हूं। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल। ये बहुत ही पिचका हुआ है और यहाँ पे पानी वानी भरा हुआ है। तो अगर इसके अंदर मैं एक आयरन या फिर कोई एक मिनरल डाल दूं, ठीक है, आयरन नहीं बोल सकते हम लोग, कोई एक मिनरल डाल दूं जैसे K+। ठीक है, K+ का फंक्शन होता है। तो K+ क्या करेगा, ध्यान दो, K+ क्या करेगा, इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इस सेल के अंदर घुस जाएगा। अब ये जैसे ही इसके अंदर घुसा, इसके पीछे पीछे से कौन भाग के आएगा, इसके पीछे पीछे से वाटर भाग के आएगा। पता है ना कि देखो जैसे ही K+ अंदर गया तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर आप क्या बात कर रहे हो, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो मेरे 6th लेसन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी 6th लेसन में पढ़ाया हुआ है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, टर्जिडिटी क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। तो देख लेना एक बार जाके, उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, बड़े आराम से समझाया। तो अगर K+ अंदर गया, ऐसा समझ लो कि K+ जो है ना, ठीक है, K+ जो है ना वो वाटर की बीवी है। तो अगर K+ अंदर जाएगा तो उसके पीछे पीछे कौन आएगा, वाटर भी आएगा। ठीक है, तो वाटर क्या होने लगता है, इसके अंदर इंसर्ट करने लगता है। ठीक है, वाटर क्या होने लगता है, इसके अंदर घुसने लगता है। जैसे ये इसके अंदर घुसता है, इसको क्या बना देगा, ये फूल जाएगा। अब देखो ये पिचका हुआ था, ठीक है, अभी तक ये जो सेल था ये क्या था, पिचका हुआ था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये सेल एकदम फूल जाएगा। ठीक है, और ये जाके एकदम इसके सेल वॉल से चिपक जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या भर गया, अब H2O भर गया। ठीक है, और ऐसे सेल को जिसके अंदर H2O भर जाता है, ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वाले वीडियो देखी है, ठीक है, लास्ट वाले 6th लेसन मेरे साथ पढ़ा है, उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ क्या है, इसके अंदर पानी इंसर्ट करता है। पानी क्यों इंसर्ट किया भैया, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले कौन आया था, K+ आया था। ठीक है, पोटेशियम आया था, और पोटेशियम के पीछे पीछे कौन आ गया, वाटर आ गया। क्यों, क्योंकि यहां का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, यहां का वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करेगी। इतनी बातें क्लियर है। सो ये होता है टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी मेंटेन करने का भी काम किसका है, हमारे पोटेशियम भैया का। ठीक है, पोटेशियम का काम क्या है, टर्जिडिटी और अनायन कटायन बैलेंस। ठीक है, अनायन कटायन बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जैसे अगर किसी सेल के अंदर ज्यादा K+ हो गए हैं, ठीक है, तो उनको बाहर निकालने का काम भी पोटेशियम का है। ज्यादा Na- हो गए हैं, Na+ हो गए, तो उसको भी बाहर या बैलेंस करने का काम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अनायंस को या कटायंस को बैलेंस करने का काम भी किसका है, पोटेशियम का है। जहां पे भी कम नंबर ऑफ आयंस होंगे वहां पे वो
भाग जाएगा, ठीक है, और उसके पीछे पीछे कौन चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, ताकि दोनों की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है, बैलेंस हो। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। सो पोटेशियम का भी फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम का हम लोग को फंक्शन पता करना है। ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बच्चों, Ca2+, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अगर हम इसका फंक्शन की बात करूं तो इसका फंक्शन क्या है, मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिडल लैमेला क्या है, जिसने सेल डिवीजन पढ़ा है। प्लांट का सेल डिवीजन कैसे होता है, देखो जो प्लांट का सेल डिवीजन क्या होता है, अगर माइटोसिस आपने पढ़ा होगा तो माइटोसिस की दो चीजें होती है, एक कार्योकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल्स में तो सिंपल होता है ना, कार्योकाइनेसिस दोनों में सेम है, साइटोकाइनेसिस अलग होता है। एंड मेल्स में क्या होता है कि ऐसे एक सेल है तो वो आगे जाके धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट सेल, ठीक है। तो अगर इसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है तो यहां पे एक प्लेट्स फॉर्म होने लगती है, ठीक है। यहां पे क्या फॉर्म होने लगती है, प्लेट्स फॉर्म होने लगती है, और वो इसको ऐसे करके डिवाइड करती है। व्हाट इज दिस, दिस प्लेट इज मिडल लैमेला, और ये किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है। इतनी बातें क्लियर है। फिर हमारा जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल भी किससे बना हुआ है, दैट इज कैल्शियम, ठीक है। सेल वॉल को भी बनाने का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज हमारा कैल्शियम। इतनी बातें क्लियर है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फ्यू मिनरल। समझ में आया, ये कैल्शियम का समझ में आया, और ठीक है। और हाँ, तो इतने आप लोग को पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, इतने आप लोग को पता होना चाहिए मिनरल्स, ठीक है। टोटल 4 ही दिए हुए आपके बुक में, तो आपको भी 4 ही पता होने चाहिए। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कुछ डिजीज, ठीक है, कुछ बीमारियां, कुछ सिम्टम, मतलब कौन कौन से जो मिनरल्स है, अगर वो आपकी बॉडी में, आपकी तो नहीं, आपकी प्लांट्स के बॉडी में, ठीक है, प्लांट्स के बॉडी में अगर नहीं होंगे तो कौन कौन से बीमारियां प्लांट को देखी, प्लांट के अंदर देखी जाएंगी। सो वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी मतलब क्या, कि अगर कोई भी मिनरल्स उस प्लांट के अंदर कम मिल रहा है, ठीक है, कोई भी मिनरल्स उस प्लांट के अंदर कम मिल रहा है, तो उसके वजह से कौन सी डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इसके लिए भी देखो, इसमें आपको डेफिशिएंसी याद नहीं रखना है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप लोग को एलिमेंट्स याद रखने हैं, कि कौन से डेफिशिएंसी कौन से एलिमेंट्स की वजह से होती है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे पास निमोनिक्स है, उससे आप लोग को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये निमोनिक्स देखो, मैंने भी किसी टीचर से ही सीखे, आप भी आप और दूसरे लोगों को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि और सारे लोगों को इस चीजों को याद करने में ज्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो बीमारी है दैट इज क्लोरोसिस। व्हाट इज मीन बाय क्लोरोसिस, जिसके अंदर आप लोग ने पढ़ा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है एक प्लांट के अंदर, ठीक है। तो वो पिगमेंट अगर खत्म हो गया, ठीक है, अगर वो पिगमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, या फिर उसकी डिफिशियंसी हो गई, तो जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, वो येलो होने लगते हैं, ठीक है, येलो होने लगते हैं। इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय क्लोरोसिस, क्लोरोसिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। इतनी बातें क्लियर है। अब ये किसकी किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, किसकी किसकी वजह से हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, फन देखो, फॉर एग्जाम्पल एक मॉन्क है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, कहानी है, एक मॉन्क है। मॉन्क पता है ना आप लोग को, जो साधु संत जैसे होते हैं, तो उसके दांत पीले हो गए, ठीक है। दांत पीले क्यों हो गए, बिकॉज ऑफ क्लोरोसिस, ठीक है। क्लोरोसिस में क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है लीफ, ठीक है। तो उसके दांत पीले हो गए, इसीलिए वो मंजन मांग रहे हैं। मंजन समझते हो ना, जिससे हम लोग ब्रश करते हैं। तो क्या है निमोनिक, मॉन्क मांगे मंजन फिर से, ठीक है, मॉन्क मांगे मंजन फिर से। तो इससे आप लोग क्या क्या चीजें याद रखनी है, मॉन्क, ठीक है, मॉन्क मांगे में आपको mg याद रखना है, ठीक है। मंजन तो एक mn और एक zn फिर से, समझ में आई बात, ठीक है। मॉन्क मांगे मंजन फिर से, क्यों मंजन मांग रहा है भाई वो, क्योंकि उसके दांत पीले हो गए बिकॉज ऑफ क्लोरोसिस। तो आपको क्या याद रखना है, मॉलिबिडनम, ठीक है, एमओ से मॉलिबिडनम लिख दें यहाँ पे, मॉलिबिडनम, ठीक है, एन से नाइट्रोजन, के से पोटेशियम, ठीक है, एम से mg से मैग्नीशियम, mn से मैंगनीज। देखो मैंगनीज और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। आपको कभी भी इन दोनों के बीच में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंगनीज दैट इज mn, मैग्नीशियम दैट इज mg, ठीक है। Zn दैट इज जिंक, Fe दैट इज आयरन, एंड S दैट इज सल्फर।
इतनी बातें क्लियर है। सो दिस ये जितने भी एलिमेंट मैंने बताया आप लोग को, जितने भी मिनरल्स मैंने बताया, अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी प्लांट के अंदर तो आप लोग को क्लोरोसिस देखने के लिए मिलेगी किसी भी प्लांट में। इतनी बातें क्लियर है, हो जाएगा याद। मॉन्क मांगे मंदन फिर से, दैट इज MONK, दैट इज मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम। Mg मतलब क्या? मैग्नीशियम। Mn मतलब क्या? मैंगनीज। Zn मतलब जिंक। Fe मतलब आयरन। S मतलब सल्फर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्या बोलूं तो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ, ठीक है। अगर आपका कोई टिश्यू, ठीक है, आपका तो नहीं, किसी प्लांट का अगर कोई टिश्यू मर जाता है, डेथ हो जाता है उसकी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस किसके, कौन कौन से एलिमेंट के डिफिशिएंसी वजह से होता है? तो यहां पे लिखा हुआ है Cu, दैट इज कॉपर, ठीक है। K, दैट इज पोटेशियम, Mn दैट इज, K से कुछ नहीं है, ठीक है, K से कुछ नहीं है। Mn दैट इज मैग्नीशियम। Mn दैट इज मैग्नीशियम। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। सो कॉपर, पोटेशियम, अपना मैग्नीशियम और इतनी सारी चीजें आप लोग याद रखनी है, ठीक है। इतनी ही आपको चीजें याद रखनी है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। दैट इज कैल्शियम भी हो सकता है यहाँ पे के, एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। आप लोग एक बार चेक करके देख लेना कि यहाँ पे के का फंक्शन क्या है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। ओके, इतनी बातें क्लियर है, इतना हो जाएगा, नाइक्रोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है दैट इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन मतलब एक ऐसी बीमारी जहां पे सेल डिवाइड होने से मना कर रहा है। यार बोल रहा है यार मैं नहीं डिवाइड करूंगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, ठीक है। तो आप लोग को याद करना एक फिनोमिना जिसमें कोई बंदा स्मोक कर रहा था, ठीक है। कोई स्मोकिंग बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो कोई एक स्मोक कर रहा था तो प्लांट का सेल बोला कि नहीं भाई, जब तक स्मोकिंग होगा तब तक मैं सेल डिवीजन नहीं करूंगा। ऐसे आप लोग को याद रख लेना स्टोरी में, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? नो स्मोकिंग। क्या वर्ड याद रखना है? नो स्मोकिंग। इससे क्या क्या याद हो जाएगा? NSMOK, ठीक है। N मतलब नाइट्रोजन, S मतलब सल्फर, MO मतलब मॉलिब्डेनम, एंड K मतलब पोटेशियम, ठीक है। ये आपको वर्ड याद रख लेने हैं, ठीक है। दैट इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट आपको जो डिफिशियंसी याद रखनी है दैट इज डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग मतलब फ्लावरिंग आपका धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, स्लो मोशन में हो रहा है। तो आप लोगों को यह वर्ड याद रखना है स्लो मोशन, ठीक है। आप लोगों को वर्ड क्या रखना है? स्लो मोशन, दैट इज मोशन। मोशन याद रख लो, MO मोशन, सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब सही है, बस इसमें से पोटेशियम निकाल दो, बाकी वही चीज है, ठीक है। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसके वजह से आपको डिफिशियंसी देखने मिलती है। सिर्फ ये 4 डिफिशियंसी आप लोग को याद रखनी है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब क्या है? देखो आप लोग ने कहावत सुनी होगी, ठीक है, एक चीज सुनी होगी कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है, आपके बॉडी के लिए या किसी की भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज हो, चाहे वो कितनी भी बेकार चीज हो, अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा लोगे ना तो आपकी बॉडी के लिए नुकसान ही होगी। यहां पे भी सेम ऐसा ही चीज है। अगर आप, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट को, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी सिर्फ किस में देखने मिलती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट को। कभी भी मैक्रो में नहीं लिख के आएंगे कोई, ठीक है, ये सिर्फ किसके अंदर देखने मिलती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट को। तो अगर प्लांट के बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है वो जरूरत से ज्यादा, ठीक है, वो क्या हो गई? जरूरत से ज्यादा हो गई, यानी ऑप्टिमम क्वांटिटी से ज्यादा हो गई, तो वहां पे क्या देखने मिलती है? टॉक्सिसिटी देखने मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑप्टिमम क्वांटिटी है कि भैया मेरे को इतना ही चाहिए, ठीक है, इट इज अ ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ ऑप्टिमम क्वांटिटी। मतलब आपको इतनी चीजें तो चाहिए ही चाहिए, इतना माइक्रो न्यूट्रिएंट तो चाहिए चाहिए। अगर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी से अगर कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो हम लोग को डिफिशियंसी देखने मिलेगी, जो अभी हम लोग ने देखा, ठीक है, डिफिशियंसी देखने मिलेगी। डिफिशियंसी मतलब क्या? कि आपके अंदर कमी हो गई। लेकिन अगर इस ऑप्टिमम क्वांटिटी से चीजें ज्यादा हो गई, ठीक है, लिमिट से बाहर हो गई, तो आपको टॉक्सिसिटी देखने मिलेगी, ठीक है। आपको क्या देखने मिलेगी? टॉक्सिसिटी देखने मिलेगी। सिंपल सा मतलब है, समझ गया होगा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? व्हेन एन एलिमेंट रिड्यूसेस वेट बाय ड्राई मैटर बाय 10%, ठीक है, अगर ड्राई मैटर था, ठीक है, उसका वेट अगर 10% से कम हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर ड्राई मैटर का वेट कम हो रहा है तो मतलब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। देखो एक दूसरे से क्या है, ये लोग डायरेक्टली ये है, ठीक है, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इसका वेट बढ़ रहा है, इसका वेट बढ़ रहा है, अभी देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट उतना ही है सर, दो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और अगर ड्राई मैटर जो है उसका वेट बढ़ते गया, अगर ये 15 हो गया, 20 हो गया, तो इसके कंपैरेटिवली इसका वेट तो, इसका
जो क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर इसका वेट कम हो गया, ये 15 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है इतने लिमिटेड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये टॉक्सिसिटी कर रहा है मोर देन दी ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है, मोर देन दी ऑप्टिमम क्वांटिटी। ऑप्टिमम क्वांटिटी से अगर ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा सो दे कैन लीड्स टू टॉक्सिसिटी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, वो अपने आप में ही थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, तो उसको हम लोग एक नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग कवर कर देंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, समझ पढ़ के मजा आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया है तो सेट कर लो, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। पिछले वाले वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना, और ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।